तो आज की स्टोरी स्टार्ट होती है एक बंदे से जिसका नाम है चंग यान। बेचारा एक अंडरपेड इंजीनियर था जो अपने वर्कलोड के स्ट्रेस से मर गया और अब उसकी सोल एक प्रिंस की बॉडी में री इनकारनेट हो गई है। इस नई दुनिया में विचेस एग्जिस्ट करती हैं जिनकी पावर्स काफ़ी सुपरनैचुरल हैं। चंग यान प्लान करता है कि वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स और इन विचेस की पावर्स को यूज़ करके इस प्रिमिटिव सोसाइटी को मॉडर्न बनाएगा। उसकी नई लाइफ तब अब्रप्टली स्टार्ट होती है जब कोई उसे उठने के लिए आवाज़ देता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो खुद को एक चेयर पर बैठा हुआ पाता है और अपने अजीब सराउंडिंग्स को देखकर पूरी तरह बिविल्डर्ड हो जाता है। वो आसपास देखता है तो उसे अजीब कपड़ों में लेडीज दिखती हैं और जब सामने देखता है तो पूरा टाउन एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास जमा हुआ है। नेचुरली हमारे बेचारे हीरो का दिमाग चकरा जाता है इस बिजार सीन को देखकर। अभी कुछ देर पहले वो शायद नंबर्स क्रंच कर रहा था या ब्लूप्रिंट्स ड्राफ्ट कर रहा था और अब बेहेडिंग्स देखने की नौबत आ गई है। सडनली एक गंजू बंदा उसे प्रिंस कहकर एड्रेस करता है और रिमाइंड कराता है कि एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है और उसे जल्द ही अपनी रूलिंग अनाउंस करनी होगी। हमारा बॉय थोड़ी देर के लिए क्लूलेस रहता है कि हो क्या रहा है, पर जैसे ही वो फोकस करता है इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की सारी मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लड करने लगती हैं। अपेरेंटली वो ग्रेट कैसल का फोर्थ प्रिंस है जिसका नाम रोलंड विम्बरलन है। उसे याद आता है कि उसके बाप ने अपने सारे सिबलिंग्स को कंट्रोल के लिए अलग अलग टेरिटरीज दी थी, इस प्रॉमिस के साथ कि 5 साल बाद जो सबसे अच्छा गवर्न करेगा वही किंगशिप इनहेरिट करेगा। पर बॉय के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो तो एक ऑर्डिनरी बंदा है जबकि उसके सिबलिंग्स काफ़ी फॉर्मिडेबल हैं और इस कंपटीशन में उनके पास बड़ा एज है। पहला प्रिंस मार्शल स्किल्स में एक्सेप्शनल है, दूसरा फाइनेंस में एक्सेल करता है, तीसरी प्रिंसेस की फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है और पांचवी प्रिंसेस सुपर इंटेलिजेंट है। मीनवाइल रोलंड एज द फोर्थ प्रिंस अब तक सिर्फ एक वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन ही रहा है जिसके पास कोई नोटेबल टैलेंट नहीं है। बात तब और बिगड़ जाती है जब उसे एक डेसोलेट बॉर्डर टाउन असाइन किया जाता है, एक ऐसी गॉड फॉरसेकन सिटी जहां की स्ट्रीट्स गंदगी और निग्लेक्ट से भरी हैं। यहां उसे लोकल्स के साथ इंटरैक्ट करना है और किसी तरह इस डिस्मल जगह को एक थ्राइविंग टेरिटरी में बदलना है। जब वो अपनी सिचुएशन पर अफसोस कर रहा होता है तभी वो बुढ़ा कंसल्टेंट उसे फिर से याद दिलाता है कि जल्दी अनाउंसमेंट करें। तब बॉय को रियलाइज होता है कि आज उसे एक विच को एग्जीक्यूट करना है। क्राउड काफी रेस्टलेस है और इस अलेजेड विच की मौत देखने के लिए बेताब है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डेविल की औलाद है और मरने के ही लायक है। हमारा बॉय इन रैगटैग लोगों की बकवास सुनकर शॉक हो जाता है और उनके अनसिविलाइज्ड बिहेवियर से डीपली डिसअपॉइंटेड है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो बुढ़े के हाथ से पेपर फेंक देता है और एक अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ ऑर्डर देता है कि विच को अभी के अभी रिलीज किया जाए। क्राउड एकदम शांत हो जाता है क्योंकि वो प्रिंस के सडन डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। पब्लिक रिएक्शन देखने के बाद वो एक टायर्ड साय लेता है और कहता है कि वो थक गया है और ट्रायल को किसी और दिन के लिए मूव करने का सजेस्ट करता है। बुढ़ा बंदा उसे समझाने की कोशिश करता है और चीफ नाइट कार्टर लाना आगे आकर अर्ज करता है कि वो फिर से सोचे। वो इंसिस्ट करता है कि विच को अभी एग्जीक्यूट करना होगा ताकि बाकी विचेस उसे बचाने की कोशिश ना करें। हमारा प्रिंस इस टफ नाइट को देखकर हंसने लगता है जो एक बुल की तरह बिल्ट है पर विचेस से इतना डर रहा है। हीरो फिर कैजुअली नीचे जाने लगता है और पॉइंट आउट करता है कि अगर और विचेस आई तो वो उन्हें एक ही बार में स्क्वॉश कर देंगे। नाइट को समझ नहीं आता कि इसे कैसे हैंडल करे और सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर टाउन के साउथ कैसल में फोर्थ प्रिंस के रेजिडेंस पर। बाहर वो गुस्से वाला नाइट खड़ा है जबकि हमारा हीरो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। प्रिंस पहले तो एक चैन की सांस लेता है पर फिर सडनली फ्रीक आउट करने लगता है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में इतने सारे लोग नहीं झेले थे। अपनी मीनिंगलेस डेथ के बाद भी वो कंप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि वो लाइफ के सेकंड शॉट के लिए ग्रेटफुल है और वो पूरी तरह से प्रिंस रोलंड के शूज में स्टेप इन करने के लिए और इस विच का मामला सॉल्व करने के लिए डेड सेट है। सीन फिर बॉर्डर टाउन के डंजन में शिफ्ट होता है जहां वो इस विच से मिलने वाला है। अपने नाइट्स के वार्निंग्स के बावजूद कि आगे खतरा हो सकता है, बॉय बस हंसकर टाल देता है और अपनी चीफ नाइट का मजाक उड़ाता है जो एक छोटी लड़की से एक कावर्ड की तरह डर रहा है। पर नाइट नर्वसली इंसिस्ट करता है कि विचेस डेविल की मिनियंस है। अनफेज्ड होकर हमारा हीरो चलता रहता है जब तक वो सपोज्ड विच के फेस टू फेस नहीं आ जाता। विच खड़ी होती है और आगे बढ़ती है और हमारा हीरो उसकी ब्यूटी देखकर थोड़ा ब्लश करने लगता है, पर उसका नॉइजी नाइट बीच में कूद जाता है और प्रिंस को विच से पीछे हटने को कहता है। हीरो कैजुअली नाइट के शोल्डर पर एक रीअश्योरिंग हाथ रखता है, फिर आगे बढ़कर लड़की से उसका नाम पूछता है। एक बार फिर वो अनोइंग लाउड माउथ बीच में बोल पड़ता है। फाइनली नाइट की कांस्टेंट यामरिंग से तंग आकर हमारा हीरो उस शाइनी आर्मर्ड बंदे के सर पर फ्रस्ट्रेशन में एक जेंटल बॉन्क मारता है और उससे कहता है कि जब वो बात कर रहा हो तो दूर रहे। लड़की की तरफ मुड़ते हुए हीरो पूछता है कि क्या वो अपना नाम शेयर करने में कूल है।
वो बताती है कि उसका ओल्ड मैन माइंस में काम करता था जब एक केव इन ने उसे ट्रैप कर लिया। केओस में कुछ ग्रीडी माइनर्स ने उसका सामान लूटने की कोशिश की। उसने नेबर्स को डैड को फ्री करने के लिए मना लिया, पर उसके अंकल को उस बाल्डी मैकशाइन के साथ फाइट करनी पड़ी। जैसे ही वो उसके अंकल को खत्म करने वाला था, लड़की ने इंटरवीन किया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अनइंटेंशनली कुछ ऐसा किया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। वो बंदा जलकर राख हो गया और वही दिन था जब उसके नेबर्स ने उस पर ईविल विच का लेबल लगा दिया। भले ही वो गिड़गिड़ाती रही कि उसके विचक्राफ्ट का सीक्रेट किसी को न बताएं। और इस सोप स्टोरी का सबसे बुरा पार्ट ये है कि उसके सगे बाप ने ही उसकी चुगली कर दी। फिर वही पुराना कंसल्टेंट आता है और सजेस्ट करता है कि हीरो इस लेडी को रोस्ट कर दे इससे पहले कि वो कुछ स्केची करे। पर मेरा भाई उसे चिल करने को कहता है क्योंकि वो इस विचक्राफ्ट को एक्शन में देखने के लिए क्यूरियस है। लेडी बैफल्ड है कि कोई सच में उसे पावर्स अनलीश करने को कह रहा है, पर हमारा हीरो एकदम कूल है और उसे गो अहेड देता है। वो उसे रिमाइंड करती है कि उसकी पावर्स गले में बंधे इस लॉकेट से लॉक्ड है और पूछती है कि क्या वो सच में इसे हटाने के लिए तैयार है। साथ ही वॉर्न करती है कि वो केओस क्रिएट कर सकती है। पर तभी वो लॉकेट की चेन पकड़ता है, उसे तोड़कर लॉकेट को ऐसे फेंकता है जैसे वो कुछ भी ना हो। शो अस योर डैम पावर्स ऑलरेडी, वो उससे कहता है। और तभी उसके आसपास आग क्रैकल करने लगती है और फ्लेम्स का ये मकाबर डांस हमारे हीरो की आंखें खुली की खुली छोड़ देता है। पूरा प्रिजन सेल रोशनी से भर जाता है। प्रिंस फ्रीक आउट करता है जबकि वो औरत प्रिजन बार्स को मेल्ट करके कैजुअली बाहर निकल आती है। नाइट ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है, पर हमारा बंदा उसकी फायरी पावर्स देखकर ब्लोन अवे रहता है। फाइनली उसे समझ आता है कि क्यों कंसल्टेंट ने कहा था कि आग उसे टच नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद आग है। एक बार जब फ्लेम्स डाई डाउन होती हैं तो उसके अंदर का फॉर्मर इंजीनियर एक जीनियस आइडिया के साथ चमकता है। वो इतनी एपिक मैजिक को बिना रेवोल्यूशनाइज किए वेस्ट नहीं करने वाला। जब वो उससे कहती है कि अब उसकी जान ले ले क्योंकि उसने वो देख लिया जो वो देखना चाहता था, तो वो उसे सरप्राइज कर देता है। वो अपना कोट उसके जले हुए कपड़ों पर डालता है और कहता है कि शी इज हायर्ड। प्रिंस रोलैंड अपने पास्ट लाइफ नॉलेज को यूज करते हुए डिक्लेयर करता है कि वो एसेंशियली एक परपेचुअल मोशन मशीन है जो बिना किसी चीज के फायर पावर जनरेट कर सकती है। हाउएवर, सब लोग प्रिंस की तरह विजनरी नहीं है। कंसल्टेंट रोलैंड के डिसीजन से पूरी तरह अनॉयड है। वो चिल्लाता है और रिमाइंड कराता है कि विच सिर्फ एक जेस्चर से किसी को भी ऑब्लिटरेट कर सकती है। मोरोवर, वो वॉर्न करता है कि उसे हायर करने से विच कोऑपरेशन एसोसिएशन की अटेंशन मिल सकती है जो उनकी डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगी। पर रोलैंड बूढ़े की बातों को डिसमिस कर देता है और उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने का ऑर्डर देता है। वो वहां से कैजुअली चलता हुआ निकल जाता है और मेंशन करता है कि वो विच एना के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहता है और आगे कंसल्टेंट को ऑर्डर देता है कि उसके लिए अकोमोडेशन अरेंज करें। बॉर्डर टाउन कासल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बूढ़ा रिपोर्ट करता है कि उसने सब कुछ इंस्ट्रक्ट किए गए तरीके से कर दिया है, पर वो अभी भी विच की जान बख्शने को लेकर श्योर नहीं है। प्रिंस उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि उसके डिसीजंस पर क्वेश्चन ना करें। उसके लिए विचेस कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। पर बूढ़ा अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। तभी हमारा हीरो उसे रियलिटी चेक देता है और रिमाइंड कराता है कि बॉर्डर टाउन एक टोटल मेस है और उसके पास ना तो अपने भाइयों जितनी दौलत है और ना ही सिबलिंग्स जितनी स्मार्टनेस। तो यहाँ जीतना एक लॉन्ग शॉट है और उसे विक्ट्री के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई करना ही होगा। बूढ़ा प्रिंस की डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस्ड होता है और मिस एना के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए मान जाता है। मीनवाइल मिस एना को अच्छे से वॉश और क्लीन अप किया जाता है और जब वो सुंदर कपड़ों में क्यूट और टाइडी लगने लगती है तो उसे हमारे हीरो से मिलने के लिए लाया जाता है। नाइट हीरो को वो कॉटेज दिखाता है जहां एना रहेगी। प्रिंस कॉटेज देखकर काफी इम्प्रेस्ड है, खासकर इसलिए क्योंकि ये इतने शॉर्ट नोटिस पर प्रिपेयर किया गया था। तभी नाइट एना के आने का अनाउंसमेंट करता है। जब हीरो पीछे मुड़ता है तो वो उसे एक मेड अटायर में देखता है जो बिल्कुल स्टनिंग लग रही है। वो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होता है कि कपड़े इतने अच्छे निकल कर आए हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो अपने नए आउटफिट में कंफर्टेबल है, पर खुश होने के बजाय वो एक टायरेड स्टार्ट कर देती है और पूछती है कि वो उस जैसे मर्डरर को शेल्टर क्यों दे रहा है जो ईविल से टेंटेड है और सबसे नफरत करती है। प्रिंस उसे सरप्राइज कर देता है ये कहकर कि वो चीजों को उस तरीके से नहीं देखता। वो ईविल विचेस और डेविल्स पावर्स की सारी बातों को नॉनसेंस कहकर डिसमिस कर देता है। वो समझाता है कि लोग सिर्फ इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वो सोसाइटी के लिए उसकी सिग्निफिकेंस नहीं समझते। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो उसे उसकी फ्लॉज के बावजूद एक्सेप्ट करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे सिखाएगा कि अपनी पावर्स को अच्छे कामों के लिए कैसे यूज करें और दुनिया पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डालें।
वंस इनसाइड द एम्प्टी कॉटेज, एना इमीडिएटली अपनी फायरी पावर्स अनलीश करके प्रैक्टिस स्टार्ट करती है। हाउएवर, जैसे ही फ्लेम्स अनकंट्रोलेबली स्कैटर होती हैं, हमारे हीरो को रियलाइज होता है कि उसे मैजिक कंट्रोल सिखाना उम्मीद से ज़्यादा टफ होने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट, एक और इशू है कि हर बार जब वो अपनी पावर्स यूज़ करती है, उसके कपड़े जलकर राख हो जाते हैं, जिससे वो एम्बैरेस्ड और नेकेड रह जाती है। दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं, पर हीरो को रिलीफ मिलता है कि उसने पहले से ही मल्टीपल सेट्स ऑफ क्लोथ्स प्रिपेयर कर रखे थे। तभी बूढ़ा बंदा अर्जेंट न्यूज़ के साथ भागते हुए आता है। वो सांस फूलते हुए रिपोर्ट करता है कि उनके पेट्रोल्स ने इस साल डीमन एक्टिविटी के साइंस उम्मीद से महीने पहले ही स्पॉट कर लिए हैं। ऑफ कोर्स, हमारे हीरो को इन मंथ्स ऑफ डीमंस के बारे में कोई क्लू नहीं है, और सबको इतना टेरिफाइड देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। बूढ़ा उस क्लूलेस प्रिंस को बताता है कि हर साल पहली स्नोफॉल के बाद और जब सूरज ढलता है तो ड्रैगन स्पाइन माउंटेन्स में हेल के गेट्स खुल जाते हैं। बॉर्डर टाउन डिफेंसिबल नहीं है, इसलिए सबको लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस की तरफ भागना होगा। हाउएवर, बूढ़ा उसे रीएश्योर करता है कि उसकी सेफ्टी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। क्यूरियस होकर बॉय पूछता है कि क्या बूढ़े ने खुद वो गेट्स ऑफ हेल देखे हैं। बूढ़ा मना करता है और समझाता है कि उनके लिए ऐसी चीजें देखना इम्पॉसिबल है। ड्रैगन स्पाइन माउंटेन्स ना सिर्फ इम्पॉसिबल है, बल्कि वहां से एक गंदी मायाज़मा निकलती है जो किसी को भी अफेक्ट कर सकती है जो पास जाए, जब तक कि वो पहले से ही डेविल के कब्जे में ना हो, जिसका मतलब सिर्फ विचेस ही उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकती हैं और गेट्स ऑफ हेल देख सकती हैं। प्रिंस फिर पूछता है कि क्या बूढ़ा कभी डीमन से मिला है। फिर से जवाब नो मिलता है। सेंट्रल रीजन ऑफ ग्रे कासल में ये उसका पहला टाइम है और मुश्किल से ही कोई रियल डीमन के फेस टू फेस आया है। हमारे हीरो को अब समझ आता है कि ये जगह एक बसलिंग इकोनॉमी के साथ थ्राइव क्यों नहीं करती, क्योंकि लोग हर साल के एंड में इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं। बॉय फिर एक वैलिड पॉइंट रेज करता है कि अगर लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस डीमंस को रोक सकती है, इसका मतलब है कि वो इनविंसिबल नहीं है। तो ये दिमाग में रखते हुए वो इन डीमंस के साथ खुद भिड़ने के लिए इचिंग कर रहा है। बूढ़ा इस प्लान से डर जाता है और समझाता है कि लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस की वॉल्स मैसिव हैं और ड्यूक रेयॉन की एलीट ट्रूप्स वहां स्टेशन्ड हैं। वो फॉर्मिडेबल हैं और बॉर्डर टाउन नॉर्थ स्लोप माउंटेन्स में लोकेटेड है, जो लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के लिए आने वाले खतरे का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। पर हमारा हीरो रेजोल्यूट रहता है और बूढ़े को ऑर्डर देता है कि वो लोकल सोल्जर्स को गैदर करे, जिन्हें इस ब्राइट डे में गजीबो के नीचे डीमन से लड़ने का एक्सपीरियंस है। हम देखते हैं हमारा डुओ दोपहर का नाश्ता कर रहा होता है और उसी बीच प्रिंस उस लेडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मंथ्स ऑफ डीमंस के बारे में कुछ बताए। वो लेडी तुरंत मान जाती है, पर उसकी आवाज़ थोड़ी गंभीर यानी सॉम्बर हो जाती है, क्योंकि वो उस नर्क जैसे एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने लगती है। हमारे हीरो जैसे बड़े लोग, बिग शॉट्स के अलावा यहाँ के आम लोग हर साल इस नाइटमेयर से गुजरते हैं। वो बताती है कि उसके पिता, जो बाकी लोगों की तरह एक माइनर हैं, हर दिन सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जब मंथ्स ऑफ डीमंस शुरू होते हैं तो बॉर्डर टाउन के लोग अपने साल भर का माइनिंग प्रोडक्शन लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस भेज देते हैं और बदले में उन्हें अगले साल का राशन और कुछ गोल्ड रॉयल्स मिलते हैं। इस टाइम पर सब लोग लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में शरण लेते हैं जब तक सर्दियां खत्म नहीं हो जाती। एक साल तो ये मंथ्स ऑफ डीमंस पूरे 4 महीने तक चले थे। लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस के ऑफिशियल्स ने कहा कि जो माली यानी ओर उन्होंने ऑटम में प्रोड्यूस किया था, उससे सिर्फ 3 महीने का खाना ही आ सकता है। चौथे महीने की सप्लाई के लिए नए ओर का इंतजार करना था, पर डीमंस वाला पीरियड 1 महीना और लंबा खिंच गया, जिसने लोगों को किले के अंदर ही फंसा दिया। ऊपर से लॉन्ग सॉन्ग का जो घटिया खाना था वो सब में बराबर बांटा गया, जिसकी वजह से ताकतवर लोग कमजोरों को सताने लगे। प्रिंस उसकी सैड स्टोरी सुनकर गुस्से में आ जाता है और साफ बोल देता है कि अब से कोई भी उन मंथ्स ऑफ डीमंस में सफ़र नहीं करेगा। गजीबो से निकलते वक्त हमारा हीरो कंसल्टेंट से मिलने को कहता है ताकि प्रोग्रेस चेक कर सके। सीन शिफ्ट होता है बॉर्डर टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, जहां कंसल्टेंट बारोव ने 3 लोगों को बुलाया है। 2 तो सोल्जर्स हैं, बॉर्डर टाउन पेट्रोल के बड़े लोग जो हर साल बीकन जलाते हैं। तीसरा एक हंटर है जो क्लेम करता है कि उसने पहले डीमंस का सामना किया है और एक को तो ढेर भी किया है। पहले तो उनमें से एक डरा हुआ सोल्जर प्रिंस के सामने थोड़ा लड़खड़ाता है और ऐसी उल्टी पल्टी बातें बोलता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। प्रिंस फिर दूसरे सोल्जर को बोलने का इशारा करता है। वो दूसरा सोल्जर बताता है कि ये डीमंस पहले जंगल के नॉर्मल जानवर ही थे, पर उस गंदी हवा यानी ईविल मियाज़मा ने उन्हें खूंखार दरिंदों में बदल दिया। वो टफ हैं, पर उन्हें मारा जा सकता है। जब मंथ्स ऑफ डीमंस खत्म होते हैं तो लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस अपनी कैवलरी भेजता है ताकि बचे कुचे मॉन्स्टर्स को साफ किया जा सके।
तभी वो हंटर जमीन पर अपना मुक्का मारता है जैसे शो ऑफ कर रहा हो, और शेखी बघारता है कि उन मॉन्स्टर्स को मारना तो मूली गाजर काटने जैसा है और वो 2 को पहले ही निपटा चुका है। वो बड़ा बंदा हमारे प्रिंस के आगे घुटनों पर गिर जाता है। कंसल्टेंट उस हंटर को आयरन एक्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ऐसी अफवाहें हैं कि ये इतना लंबा इसलिए है क्योंकि इसके खून में मोजन क्लैन के जायंट मॉन्स्टर्स का अंश है। हमारा हीरो उससे सीधा पूछता है कि क्या उसकी कहानियां सच हैं। आयरन एक्स कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोलता है और बताता है कि उसने एक डेमोनिक बोर और एक वुल्फ टाइप को पहले ही मारा है। आयरन एक्स बताता है कि हंटर्स डीमंस को कैसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे गार्ड ने कहा था, ये पहले नॉर्मल एनिमल्स ही थे, पर उस गंदी हवा यानी ईविल मियाज़मा का चस्का लगने के बाद ये पागल यानी बर्ज़र्क हो गए, इसलिए ये इतने दर्देसर हैं। वुल्फ टाइप काफ़ी स्नीकी और बिजली की तरह तेज होते हैं, और वाइल्ड बोर की पीठ इतनी सख्त होती है कि क्रॉसबोज भी उसे भेद नहीं पाते। प्रिंस तुरंत समझ जाता है कि ये डीमंस बेसिकली एनिमल्स ही हैं, पर थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स के साथ। हंटर अग्री करता है, पर जब वो हाइब्रिड टाइप्स की बात करता है तो सीरियस हो जाता है और उन्हें असली डेविल स्पॉन कहता है। वो बताता है कि ये ऐसे खौफनाक क्रिएशंस हैं जो सिर्फ नर्क में ही बन सकते हैं। एक हाइब्रिड को डिस्क्राइब करते हुए हंटर कहता है कि उसकी बॉडी और पैर तो बीस्ट जैसे थे, पर उसके पास उड़ने के लिए बड़े विंग्स भी थे। ऊपर से उसके सेंसेस इतने शार्प थे कि शिकार चाहे कितना भी छुपा हो वो उसे ढूंढ लेता था। हंटर बड़ी मुश्किल से रेड वाटर रिवर में कूदकर अपनी जान बचा पाया था होश खोने से पहले। लगता है हमारा हीरो नॉर्मल मॉन्स्टर्स को तो बड़ी दीवारों से हैंडल कर लेगा, पर जो उड़ सकते हैं उनसे कैसे निपटना है इस पे वो थोड़ा अटक यानी स्टम्प्ड हो जाता है। वो अपने नाइट से पूछता है कि क्या ये हाइब्रिड टाइप्स रेयर होते हैं। नाइट हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि किसी भी मंथ्स ऑफ डीमंस के दौरान 2 या 3 ऐसे बैड बॉयज तो टपक ही जाते हैं जो लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस को अच्छा खासा हेडेक देते हैं। प्रिंस टेबल पर हाथ मारकर अनाउंस करता है कि वो सर्दियों में बॉर्डर टाउन में ही रुकने वाला है। उसके इस डिसीजन पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। नाइट उसे समझाने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर्स की तादाद ज्यादा है। हमारा हीरो पलटकर जवाब देता है कि वो नॉर्थ स्लोप माउंटेन से लेकर रेड वाटर रिवर तक एक दीवार खड़ी करेंगे, पर नाइट इसे एक सपना समझकर खारिज कर देता है और कहता है कि ऐसी दीवार बनाने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मेरा भाई प्रिंस पीछे होकर नाइट को चिल करने को बोलता है। वो प्रॉमिस करता है कि अगर दीवार जल्दी नहीं बनी तो वो भी बाकियों की तरह पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो यहाँ अपनी जान देने नहीं आया है। गुस्से में भरा नाइट थोड़ा शांत होता है और हर हाल में प्रिंस को बचाने की कसम खाता है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रे कासल के बसलिंग पोर्ट क्लियर वाटर पर, जहां हमें थर्ड प्रिंसेस की झलक मिलती है। वो ठंडी समंदरी हवा को नोटिस करती है जो आने वाली सर्दियों का इशारा है। फिर वो अपने नाइट रायन से अपने ब्लैक सेल फ्लीट के वापस आने के बारे में पूछती है। वो उसे अश्योर करता है कि अगर सब ठीक रहा तो वो 3 दिन में पोर्ट पर होंगे। प्रिंसेस कहती है कि ये इस साल का उनका आखिरी एक्सपेडिशन है और उम्मीद करती है कि ये कुछ अच्छे सरप्राइजेस लाएगा। वापस महल में नाइट हैरान होता है कि वो उस थ्रोन कंपटीशन के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई जो उसके बाप ने अचानक उन पे थोप दिया था। वो मानती है कि उसने ये आते हुए नहीं देखा था, पर उसे लगता है कि ये सब किंग के फेवरेट बेटे को गद्दी दिलवाने का एक रास्ता है। फिर भी वो हंसती है और कहती है कि सिर्फ चीजें चलाने में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि सेकंड सन ही जीतेगा। वो अपने नाइट को गहराई से समझने को कहती है कि उसने ब्लैक सेल फ्लीट को इतने बड़े मिशन पर क्यों भेजा है। सोचने के बाद नाइट को रियलाइज होता है कि उसका फ्लीट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि असली इन्फ्लुएंस और पावर गेन करने के लिए है। ब्लैक सेल प्लान शुरू करने के बाद से उसने स्किल्ड सेलर्स, खतरनाक फाइटर्स और खास एलाइज को अपने साथ जोड़ लिया है। ये है गार्सिया विम्बल्डन, ग्रे कासल की थर्ड प्रिंसेस, जो दिमाग और स्ट्रैटेजी यूज करके थ्रोन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। प्रिंसेस फिर पूछती है कि फोर्थ प्रिंस को खत्म करने का प्लॉट कैसा रहा। नाइट आह भरता है और कहता है कि बॉर्डर से कोई खबर नहीं आई, मतलब उनका पॉइजन वाला प्लान फ्लॉप हो गया है और उनके स्पाइस भी गायब हैं। उसे लगता है कि उसके छोटे भाई ने स्पाइस को पकड़ते ही निपटा दिया होगा। असल में पॉइजन ने अपना काम किया था और फोर्थ प्रिंस मर गया था, पर हमारा हीरो उसकी बॉडी में आ गया स्वॉप, इसलिए उन्हें लगता है कि प्लान फेल हुआ है। वो अब हीरो को तब मारने का प्लान बना रही है जब वो लॉन्ग सॉन्ग फोर्ट्रेस में शरण लेगा। वो थोड़ा ताना स्नाक भी मारती है कि जब पॉइजन ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब वो सांप एनबी जिसने वो बेचा था झूठ बोल रहा था कि वो कलरलेस और टेस्टलेस है।
धोखा देने की सजा के तौर पर वो नाइट को उस झूठे को तुरंत फांसी यानी हैंग देने का ऑर्डर देती है। काफी फनी है कि वो अपने सबसे रिलायबल पॉइजन गाय को ही टपकाने वाली है, जबकि फोर्थ प्रिंस सच में उसी पॉइजन से मरा था। अगले सीन में हम एना को हरी भरी जगह में देखते हैं जहां उसके टीचर काल मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आज वो क्या पढ़ रही है, पोएट्री या उनके चर्च की हिस्ट्री। लड़की अपने टीचर को ग्रीट करती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, काल की आंखों के सामने उसकी मासूम इमेज बिखर जाती है। वो फटी आंखों से देखता रह जाता है और अगला सीन उसे एक गुस्सैल भीड़ के बीच ले जाता है जो उसकी डिसाइपल पर विच होने और शैतान का अवतार होने का इल्जाम लगा रहे हैं। उसे वहां लटका हुआ देखकर वो डर के मारे अपने ऑफिस में जाग जाता है। जागने के बाद वो लंबी सांसें लेता है, एना की फांसी के उस ख्वाब से सहमी हुई। उसे लगता है कि अगर एना जैसी साफ दिल लड़की को ईविल कहा जा सकता है, तो ग्रे कासल के वो लालची एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ही असली डीमंस हैं जो नरक से आए हैं। वो गुस्से में कहता है कि अगर उन्होंने सिर्फ कुछ 100 गोल्ड बचाने के लिए सस्ती क्वालिटी के पत्थर न लगाए होते तो थिएटर कभी नहीं गिरता और वो मासूम लोग जिंदा होते। उसके हिसाब से वो भ्रष्ट लोग ही फांसी के लायक हैं। पर दुख की बात यह है कि देश ने उन्हें सजा नहीं दी, बल्कि सारा इल्जाम मासूम स्टोन मेसन्स पर डाल दिया गया, जिस वजह से भारी टैक्स, नाइंसाफी और एक मासूम लड़की को डीमन बोलकर सूली पर चढ़ा दिया गया। वो भगवान से उन बुरे लोगों को सजा देने की गुहार लगाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और जब वो खोलता है तो वहां उसकी एक छोटी स्टूडेंट नैना खड़ी होती है जो काफी परेशान और एंग्शियस लग रही है। वो छोटी लड़की डरते हुए पूछती है कि क्या उसका अंजाम भी ऐना जैसा होगा। काल उसे तुरंत तसल्ली देता है और प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। वो शहर में घूमते हुए सोचता है कि कैसे ताकतवर लोगों ने मासूमों के साथ बुरा किया जबकि वो बस देखता रहा, पर इस बार वो कुछ करेगा। वो वादा करता है कि वो किसी और लड़की को ऐना की तरह सफर नहीं करने देगा। तभी उसका ध्यान टाउन स्क्वायर की भीड़ पर जाता है जहां लोग फोर्थ प्रिंस का लगाया हुआ नोटिस पढ़ रहे हैं। उसमें बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स की जरूरत है, ग्रेवल वर्कर्स, स्टोन मेसन्स वगैरह। काल की आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं जब वो उस नोटिस पर हमारे हीरो के साइन और स्टैंप देखते हैं। तब उसे हमारे हीरो की याद आती है। उसने सुना है कि प्रिंस के पास यूनिक आइडियाज हैं और उसकी पर्सनालिटी सबसे अलग है। प्रिंस चर्च का फैन भी नहीं लगता, जिससे काल को थोड़ी उम्मीद मिलती है। पर अभी वो डरा हुआ है कि अगर उसने ऐना, जो एक विच है, का साथ दिया तो उसे भी विच सिंपथाइजर बोलकर फांसी दी जा सकती है। वो इस बात पर बेट लगा रहा है कि अगर प्रिंस चर्च से नफरत करता है तो शायद वो उनके सख्त कानूनों से भी नफरत करता हो। उसके पास बाकी लड़कियों को चर्च की सजा से बचाने का यही एक रास्ता है। वापस हमारे हीरो के पास चलते हैं। नाइट उससे उस दीवार के डायमेंशंस के बारे में पूछ रहा है। हीरो कहता है कि दीवार 15 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी, इतनी कि ऊपर 4 लोग एक साथ खड़े हो सकें। नाइट कहता है कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए एक इंसान की हाइट जितना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। दीवार की हाइट और विड्थ को देखते हुए बेस की विड्थ दुगनी करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी के लिए। अगर 350 कारीगर एक साथ काम करें तो अगले साल के मंथ्स ऑफ डीमन से पहले ही काम खत्म होने की गारंटी दी जा सकती है। प्रिंस पूछता है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसमें इतना टाइम लग रहा है। नाइट समझाता है कि असली प्रॉब्लम दीवार बनाने में है। हर पत्थर को ध्यान से चुनना और पॉलिश करना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे में फिट हो सकें, वरना दीवार टिकेगी नहीं। प्रिंस डिसाइड करता है कि ट्रेंच खोदना और दीवार बनाने का काम साथ में चलेगा। दीवार बनाने के मामले में वो नाइट को तसल्ली देता है और बताता है कि ग्रे कासल की एल्केमी वर्कशॉप एक नई चीज बना रही है जिसे सीमेंट कहते हैं, जो सबको हैरान करेगी। ऑब्वियसली नाइट के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सीमेंट जैसा कुछ नहीं सुना था। अगले सीन में हम बॉर्डर टाउन के सीमेंट किल्न रूम के बाहर हैं। प्रिंस हमें समझाता है कि सीमेंट बनाना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ काफी है, पर असली खेल कैल्सिनेशन टेम्परेचर को सही रखने में है। अफसोस उसे एग्जैक्ट टेम्परेचर याद नहीं है और इस दुनिया में इसे नापने का कोई तरीका नहीं है। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुलता है और अंदर से ऐना दिखती है। हीरो नाइट को बाहर ही रुकने को बोलता है। ये साफ है कि प्रिंस ऐना की विच पावर्स यूज कर रहा है सीमेंट बनाने के लिए, और वो इस काम के लिए परफेक्ट है। इससे पहले कि वो नंगी हालत में बाहर आए, हीरो उसे अपना कोट पकड़ा देता है। बाहर आकर वो खुशी से बताती है कि उसने वैसा ही किया जैसा उसके प्रिंस ने मांगा था। हम देखते हैं फर्श पर सीमेंट का एक ढेर पड़ा है। हमारा बॉय जल्दी से प्रोडक्ट चेक करता है, ये देखने के लिए कि क्या उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा, और मास स्केल पर प्रोड्यूस करने से पहले इसको एक ट्राई देने का डिसाइड करता है।
क्यूरियोसिटी के साथ एना पूछती है कि वो इस सीमेंट को कहाँ यूज करने का प्लान कर रहा है। बॉय एक्सप्लेन करता है कि इसे घर, ब्रिजेस, रोड्स और बहुत कुछ बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। वो हाईलाइट करता है कि कैसे ये उन्हें बारिश, गर्मी या बर्फ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स से प्रोटेक्ट करेगा जो वरना उनके घरों को डैमेज कर सकते हैं। वो सीमेंट बनाने की इस सक्सेस का सारा क्रेडिट एना को देता है, उसके क्रूशियल रोल को रिकॉग्नाइज करते हुए। कॉटेज के बाहर आखिरकार वो सीमेंट से कुछ स्क्वायर बोल्डर्स यानी पत्थरों को एक साथ चिपकाते हैं और नाइट और गर्ल दोनों ही रिजल्ट देखकर प्लेजेंटली सरप्राइज रह जाते हैं। नाइट इस अमेजिंग डिस्कवरी को देखकर दंग रह जाता है, मावल करता है, जबकि हमारा हीरो पास से इंस्पेक्ट करता है और वो भी इक्वली सरप्राइज्ड है कि ये ऑर्डिनरी मिट्टी और कीचड़ को एक साथ दबाने से बनने वाली चीज से कहीं ज्यादा स्टर्डी फील हो रहा है। नाइट यहां तक कि उन बोल्डर्स को अलग करने की कोशिश करता है, पर अपना पूरा फोर्स लगाने के बावजूद वो उन्हें हिला तक नहीं पाता। अलग करना तो दूर की बात है। प्रिंस अपने नाइट को याद दिलाता है कि वो चीजों को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि ये स्टफ उसके ओरिजिनल थॉट से कहीं ज्यादा बेटर बना है। नाइट इस चिपचिपे स्टफ के फैसिनेटिंग इन्वेंशन से बहुत अमेज्ड है, जो देखते ही देखते सॉलिड रॉक में बदल जाता है। वो काफी कॉन्फिडेंट है कि इसके साथ वो इजीली 5 साल में पूरे बॉर्डर को कवर कर सकते हैं। पर हमारा गाय ऐसे ग्रैंड प्रोजेक्ट की जरूरत को डिसमिस कर देता है, ये कहते हुए कि सबसे ऊंची दीवारें भी अंदर के दुश्मनों को बाहर नहीं रख सकती। उनका पहला दुश्मन नेचुरल डिजास्टर्स के खिलाफ लड़ाई है, ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि उनके लोग होमलेस ना हो जाएं। वो दुनिया को ये प्रूव करने के लिए डिटर्मिन्ड है कि विचेस ह्यूमैनिटी की सबसे प्रोडक्टिव एसेट हैं। अगले दिन से कॉटेज में प्रिंस उन वर्कर्स की हेल्प से सीमेंट की मास प्रोड्यूसिंग में लग गया जिन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस का रिस्पॉन्स दिया था। उन्होंने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और सप्लाईज इकट्ठा करने में जान लगा दी, हासिल किया, जिससे एना को कुछ वेल डिजर्व्ड रेस्ट मिल गया। मीनवाइल प्रिंस ने नॉर्थ स्लोप माउंटेन और रेड वाटर रिवर के बीच सिटी वॉल की फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन शुरू करवा दी। हाउएवर, चीजें उतनी स्मूथली नहीं गईं जितनी एक्सपेक्टेड थीं। नाइट इम्प्रेस था कि प्रिंस ने पर्सनली कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट किया और नॉर्थ स्लोप पर वर्कर्स को एक पेप टॉक दी। उसने उनकी डेडिकेशन नोटिस की, पर प्रिंस ने शीपिशली ग्रिन किया, यानी शर्माते हुए स्माइल किया और एडमिट किया कि उनके एफर्ट्स के बावजूद वो लोग नॉर्थ स्लोप पर सिर्फ एक रफ ट्रेंच ही खोद पाए, एक मेकशिफ्ट ड्रेनेज डिच, ना कि सिटी वॉल के लिए रिक्वायर्ड एक स्टर्डी फाउंडेशन। भले ही हमारा हीरो अपने सिविल इंजीनियर बडी के साथ मैकेनिकल ब्लूप्रिंट्स पर गीक आउट किया करता था, उन दोनों का काफी गीकी डुओ था, पर अब इन सिविल प्रोजेक्ट की डिटेल्स को टैकल करना उसकी एक्सपर्टीज से वे बियॉन्ड है, और वो इस फील्ड में किसी प्रो बंदे की तलाश में इच कर रहा है जिसके साथ वो आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सके। उसकी डीप थिंकिंग के मोमेंट को इंटरप्ट करते हुए कंसल्टेंट पॉइंट आउट करता है कि एक स्टोन मेसन ने उनके रिक्रूटमेंट नोटिस का रिस्पॉन्स किया है और क्लेम कर रहा है कि वो द ग्रे कासल मेसन गिल्ड का मेंबर रह चुका है। प्रिंस इमीडिएटली इस गिल्ड को कंट्री की एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, हालांकि उसने सुना था कि एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट की वजह से उन्हें डिसबैंड कर दिया गया था। फिर वो इस बात को श्रग ऑफ कर देता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि इस लाइन ऑफ वर्क में रिस्क्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। वो हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को सिक्योर करने के लिए ईगर है और अपने कंसल्टेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि उस स्टोन मेसन को उससे मिलने लाया जाए। नेक्स्ट सीन हमें बॉर्डर टाउन में रोलैंड के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ले जाता है। हमारा हीरो अपनी डेस्क पर आराम से लाउंज कर रहा है, आइडली टाइम पास करते हुए, जबकि एना पास में बैठी एक बुक में अब्जॉर्ब्ड है। फाइनली नाइट उस पर्सन के साथ अराइव करता है जिससे हमारा हीरो मिलने के लिए ईगर था, पर हमारे सरप्राइज के लिए ये कोई और नहीं बल्कि वही टीचर है जो अपनी लिटिल विचेस के बारे में टेंशन ले रहा था। इससे पहले कि टीचर प्रिंस की तारीफ यानी एक्सटोलिंग करना शुरू करे, प्रिंस बीच में बोल पड़ता है, फॉर्मेलिटीज को वेव ऑफ करते हुए उसे रिलैक्स होने को कहता है। जब टीचर की नज़र एना पर पड़ती है तो वो कंप्लीटली बिविल्डर्ड लगता है, उसका दिमाग लिटरली घूम जाता है। मीनवाइल हमारा हीरो और नाइट दोनों ही इस अनएक्सपेक्टेड मीट एंड ग्रीट को देखकर टोटली डम्बफाउंडेड रह जाते हैं। पोटेंशियल ट्रबल को सेंस करते हुए प्रिंस जल्दी से नाइट को डोर ब्लॉक करने का डायरेक्ट करता है। नाइट इमीडिएटली कमांड फॉलो करता है, खुद को एंट्रेंस पर पोजीशन करते हुए, इस थ्रेटनिंग आदमी को बचकर न जाने देने के लिए। हमारा हीरो इस बात को बिलीव करना हार्ड लगता है कि एक रैंडम क्राफ्ट्समैन एना का नेबर निकल सकता है। तभी टीचर अचानक अपने घुटनों पर गिर जाता है और एना से उस वक्त हेल्प न करने के लिए फॉरगिवनेस मांगता है।
तभी प्रिंस को क्लियर हो जाता है कि आखिरकार इस आदमी से उसको कोई थ्रेट नहीं है। एना भी इमीडिएटली अपने टीचर को पहचान लेती है। फिर प्रिंस उस आदमी को खड़े होने को इंस्ट्रक्ट करता है और एना और उसके रिलेशनशिप के बारे में एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। आदमी इमीडिएटली खुद को संभालता है और एक सीन क्रिएट करने के लिए जल्दी से अपोलोजाइज करता है। फिर वो खुद को कार्ल वैन बेट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो मेसन गिल्ड का फॉर्मर मेंबर है और अब बॉर्डर टाउन में एक टीचर बन गया है। वो रिवील करता है कि एना कभी उसकी स्टूडेंट थी। कार्ल आगे पॉइंट आउट करता है कि उसे सच में समझ नहीं आ रहा कि प्रिंस एना की जान क्यों बख्शेगा। शायद वो उसे अपनी लवर बनाना चाहता है, पर वो कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि सर कटवाने से बेहतर तो एक प्रिंस की साइड चिक बनकर रहना ही है। कार्ल ये देखकर आगे रिलीफ फील करता है कि हमारा हीरो विचेस के डेविल का इनकारनेशन होने में बिलीव नहीं करता। प्रिंस को सब कुछ थॉरोली एक्सप्लेन करने के बाद वो आदमी आगे मेंशन करता है कि एना जैसी ही एक और टैलेंटेड गर्ल है जिसे वो चाहता है कि हमारा हीरो भी यहाँ पैलेस में छुपा कर रखे। प्रिंस खुशी से इस टीचर को यहाँ लाने का ग्रीन लाइट दे देता है, प्रॉमिस करते हुए कि अगर वो सच में एक विच है तो उसे कोई हार्म नहीं होगा। हावेवर वो सिंपली उसे उसकी फैमिली से दूर नहीं ले जा सकता, स्पेशली क्योंकि फिलहाल वो उसे डायरेक्टली थ्रेटन नहीं कर रहे हैं। हमारा गाय अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठता है, इस नेक्स्ट विच से मिलने और उसकी फॉर्मिडेबल एबिलिटीज को डिस्कवर करने के लिए लुक फॉरवर्ड करता है। हालांकि आउटवर्डली वो कंपोज्ड और काम रहता है। प्रिंस क्लैरिफाई करता है कि उसने उस लड़की को काइंडनेस की वजह से नहीं बचाया, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए। वो उन नॉनसेंस टेल्स में बिलीव नहीं करता जो विच पावर्स को ईविल के रूप में पोर्ट्रे करती हैं। इंस्टेड वो उन्हें वैल्यूएबल गिफ्ट्स की तरह देखता है अगर उन्हें वाइजली हैंडल किया जाए और रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाए। तो चाहे वो एना हो, ये दूसरी लड़की नाना हो या कोई और विच, जब तक उन्होंने एक्चुअल क्राइम्स कमिट नहीं किए हैं वो उन्हें किसी भी तरह से गिल्टी प्रिज्यूम नहीं करेगा। एक बार ये सब क्लियर हो जाने के बाद हमारा हीरो फाइनली बिजनेस पर आता है और आदमी से पूछता है कि क्या उसने कभी ग्रे कैसल टाउन में बिल्ड करने में हेल्प की है। वो आदमी एंथुजियास्टिकली अपना सर हिलाता है, ये कहते हुए कि उसे प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस है। प्रिंस फिर नॉर्थ स्लोप माउंटेन के फुट और रेड वाटर रिवर के बीच एक दीवार खड़ी करने का अपना प्लान लेआउट करता है ताकि उन डिमोनिक क्रिटर्स को दूर रखा जा सके। अब से ये बंदा पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। नेक्स्ट सीन में हम बॉर्डर टाउन में रोलैंड के पैलेस गार्डन्स में हैं, जहां नैना फाइनली हमारे हीरो को विजिट करती है। पहली नज़र में वो थोड़ी नर्वस लगती है। जब छोटी लड़की पूछती है कि क्या वो सच में प्रिंस रोलैंड विंबलडन को देख रही है, तो प्रिंस ग्रिन करता है और कंफर्म करता है कि हाँ, ये वही है इन द फ्लैश। नैना का चेहरा खिल उठता है और वो बिना कोई बीट मिस किए खुद को नैना पाइन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। नैना डैश करके एना के पास जाती है और उसके साथ ऐसे खेलने लगती है जैसे वो हमेशा से बहनें हों। प्रिंस वंडा कर रहा है कि ये लड़कियां कितनी यंग हैं और फिर भी एक टैलेंटेड बंच है, इसलिए वो सच में लुक फॉरवर्ड कर रहा है ये देखने के लिए कि फ्यूचर ने उनके लिए क्या स्टोर करके रखा है। बॉय फिर उस छोटी लड़की की तरफ टर्न करता है, उसे याद दिलाते हुए कि उसके टीचर ने बताया था कि वो एक विच के रूप में अवेकन हुई है। लड़की पूछती है कि क्या वो उसे एग्जीक्यूट करने वाला है, पर बॉय जल्दी से नो कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ रैप शीट वाले क्रिमिनल्स को ही गैलोज या बेहेडिंग का सामना करना पड़ता है। लड़की इंसिस्ट करती है कि उस पे एक डेविल का पोजेस है, जो उसके टीचर ने भी कंफर्म किया था। एना उसे हेड पर एक रीअश्योरिंग पैड देती है, जबकि हमारा हीरो पूछता है कि उसने पहली बार कब नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो एक्सप्लेन करती है कि ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ, जब उसने एक टूटी हुई टांग वाली बर्ड देखी। हेल्प करने की एक स्ट्रॉन्ग अर्ज फील हुई और वाटर ब्लॉब्स जैसा कुछ उसके माइंड में पॉप हुआ और बर्ड को सराउंड कर लिया, और बर्ड की टांग इंस्टेंटली हील हो गई। उसकी स्टोरी सुनने के बाद प्रिंस अपने नाइट को जाकर एक चिकन पकड़ लेने को कहता है। जैसे ही नाइट एक हेल्दी चिकन ढूंढने के लिए निकलता है, हमारा हीरो वंडर करता है कि क्या उसकी अवेकेंड पावर्स हीलिंग की तरफ लीन करती हैं, जिसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। प्रिंस फिर उसे कहता है कि अगर वो बर्ड की तरह एनिमल्स को सेव कर सकती है, तो इसका मतलब है कि वो एक्चुअली में एक अच्छी इंसान है। लड़की अग्री करती है, ये कहते हुए कि उनके टीचर ने भी उन्हें यही बताया था कि रेगुलर लोग विचेस से बस इसलिए डरते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो बाकी कोई नहीं कर सकता। वो इंसिस्ट करती है कि उसने कभी कोई डेविल नहीं देखा है और वो किसी से कनेक्टेड भी नहीं है। हमारा हीरो तुरंत उस पर बिलीव कर लेता है और उसके सर पर एक जेंटल पैट देता है, उसे याद दिलाते हुए कि चर्च और यहाँ तक कि उनके टीचर को भी लाइज बोलकर ट्रिक किया गया था। कंफ्यूज्ड होकर लड़की पूछती है कि कोई झूठ क्यों बोलेगा,
बॉय एक्सप्लेन करता है कि ये अच्छे या बुरे की बात नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जो फेक स्टोरीज फैलाकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब चिकन वहां आता है, छोटी लड़की प्रिंस से उस चिकन पर थोड़ा रहम खाने को कहती है। बॉय अग्री करता है, पर अपने नाइट को चिकन टाइटली पकड़ने को बोलता है, इससे पहले कि वो उसके सर पर एक जोर का झटका यानी क्विक वैग दे। बेचारा बर्ड दर्द से चिल्ला उठता है और जमीन पर गिर जाता है। वो फिर लड़की की तरफ पलटता है और उसे जल्दी से चिकन को हील करने का अर्ज करता है। वो अपना सर हिलाती है, ये कहते हुए कि वो अपना बेस्ट देगी। जब वो उस पर अपना हाथ रखती है तो वो वाटरी ब्लॉब्स फिर से पॉपअप होते हैं और वो तुरंत अपने काम पर लग जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और बॉय के रफ ट्रीटमेंट के बावजूद, जिसने चिकन को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया था, आखिरकार उसे नैना की पावर समझ में आने लगती है। वो टूटे हुए हिस्सों को फिक्स कर सकती है और फ्रैक्चर्स को ठीक कर सकती है। हालांकि एक मुर्गी को डेड से वापस लाना उसकी प्लेबुक में नहीं है। एक बार जब चिकन ने अपना पर्पस पूरा कर लिया, बॉय अपने नाइट को इसे किचन में ले जाने को कहता है, जिससे लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पाउट करती है कि प्रिंस ने चिकन के साथ कितना रफ बिहेव किया, पर वो उसे अश्योर करता है कि ये नेसेसरी था। देखते ही देखते उनके सामने डिलिशियस फूड की एक फीस्ट आ जाती है। नैना अपना चिकन वाला दुख भूल जाती है, क्योंकि वो बड़ी ईगरली अपने सामने रखे हुए उस कुक्ड बर्ड को देखती है। उनकी इस छोटी सी दावत के बाद लड़की आखिरी बार हाथ हिलाते हुए वहां से निकल जाती है और हमारा हीरो भी रिस्पॉन्स में हाथ हिलाता है। मीनवाइल एना क्यूरियस है कि हमारा हीरो उसे पैलेस में क्यों नहीं रख रहा, ये जानते हुए कि वो भी एक विच है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी अभी भी एक फैमिली है जो उसकी पावर्स के बारे में नहीं जानती, पर एना वरी करती है कि ये सिर्फ टाइम की बात है, इससे पहले कि उसके पेरेंट्स को पता चल जाए और वो उसे एग्जाइल कर दें। वो अग्री करता है, पर उसे रीएश्योर करता है कि जब तक उसकी एबिलिटीज सीक्रेट रहती हैं, उसे अपने पेरेंट्स के साथ बिताए टाइम को चेरिश करना चाहिए। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अपने फादर की याद आती है। वो सैडनेस से नो में सर हिलाती है, पर हमारा हीरो उस लोनलीनेस को एम्पथाइज कर सकता है जो वो फील करती है। उसके माइंड को ईज करने के लिए वो प्रॉमिस करता है कि नैना डेली उसके साथ मैजिक प्रैक्टिस करने आएगी ताकि वो अकेला फील न करे, और आगे कसम खाता है कि वो दोनों लड़कियों को वो ऑर्डिनरी लाइफ देगा जो वो डिजायर करती हैं, और वो अपनी हर एक बात को सच में मीन करता है। कैसल में वापस आकर जब से कार्ल वैन बेट ने वॉल कंस्ट्रक्शन का चार्ज लिया है, हमारा हीरो थोड़ा बोरिंग फील कर रहा है। उसने हर दोपहर टी पार्टी करने की आदत डाल ली है, जबकि इस दौरान वो लड़कियों को सिखाता है कि उनका मैजिक कैसे काम करता है। टाइम टू टाइम वो नॉर्थ स्लोप माउंटेन के फुट पर बन रही सिटी वॉल की प्रोग्रेस चेक करता है। हमेशा ये देखकर इंप्रेस होता है कि काम एक्सपेक्टेशन से कितना बेटर चल रहा है। पर तभी कंसल्टेंट कुछ नॉट सो गुड न्यूज के साथ शो अप होता है। वो पॉइंट आउट करता है कि उन सभी क्राफ्ट्समैन और लेबरर्स को हायर करना सुपर एक्सपेंसिव हो रहा है, और वो सारा कैश सीधा हमारे हीरो की जेब से जा रहा है। इस रेट पर स्टीवर्ड्स वरीड हैं कि स्प्रिंग आने तक उनके पास इनफ पैसे बचेंगे भी नहीं। हमारा हीरो ऑफिशियली पैनिक करना स्टार्ट कर देता है, ये रियलाइज करके कि वो फ्रीकिंग स्क्रूड यानी बर्बाद हो चुका है। एक मोमेंट के बाद जब वो इस फाइनेंशियल मेस से बाहर निकलने के आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर रहा होता है, तो उस बूढ़े आदमी को अजीब लगता है कि प्रिंस लेटली कितना बदल गया है, जैसे कि वो पूरी तरह से एक अलग ही इंसान बन गया हो। पुराने दिनों में इस लड़के को अपनी लाइफ के प्लेजर्स के अलावा कुछ नहीं पता था, और इकलौती वजह जिसके चलते ये ओल्ड मैन हमारे हीरो के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि किंग ने उससे थ्रोन की कंपटीशन खत्म होने के बाद मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की पोजीशन का प्रॉमिस किया है। जब वो पहली बार बॉर्डर टाउन आया था तो उसने इस जगह को रन करने का कोई प्लान नहीं बनाया था, ना ही वो थ्रोन के पीछे गुन कर रहा था, भाग रहा था। उसने सभी नोबल्स को लेट डाउन किया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस ओल्ड मैन की गोद में डंप कर दी। पर जब से उसने उस विच को रेस्क्यू किया है, प्रिंस ने एक कंप्लीट 180 ले लिया है। प्रिंस अब चीजों को ज्यादा थॉट के साथ हैंडल कर रहा है और स्टफ के साथ ऐसे डील कर रहा है जैसे ये उसकी सेकंड नेचर बन गई हो।